हमने लास्ट क्लास में CRUD ऑपरेशंस जो भी हमारे पास MongoDB के अंदर थे वो सारे देखे थे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप और एक और टॉपिक वो आता है हमारा इंडेक्सिंग का, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग देखते हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग क्या होती है और उस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। सही, तो यहाँ पर आके हमारे पास है इंडेक्सिंग एंड MongoDB। हर डेटाबेस में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ ये MongoDB के लिए यूनिक या नया नहीं है कॉन्सेप्ट। सही, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। सही, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग की क्या क्या टाइप्स हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, यानी कि तुम्हारे पास फर्स्ट है सिंगल फील्ड इंडेक्सेस, दूसरी है कंपाउंड इंडेक्सेस, तीसरी है टेक्स्ट इंडेक्सेस। अब पहला क्वेश्चन है कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई क्वेरी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फाइंड करने की क्वेरी। अब MongoDB की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी कि भाई फाइंड करना है। अब फाइंड करना है किसी कंडीशन पे, मिसाल के तौर पर मैं किससे फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 20, इक्वल टू 20, कुछ भी कर रहा हूँ। तो अब उसको जब वो सर्च करेगा तो टाइम लगेगा, कुछ क्या लगेगा, टाइम। तो यहाँ पर जो वर्ड है टाइम की बात हो रही है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम कम करने के लिए क्या किया जाता है, हम इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रोसेस कितना कर रही है, डेटा को ढूंढ के कैसे लेकर आ रही है। अब जब 20 लिखेंगे एज इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब है वो ढूंढेगा। मेरे पास अगर 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके अंदर वो फाइंड आउट करेगा कि भाई अच्छा ये 20 है, ये वाला 20 है, तो उसको क्या होगा, कोई टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन। तो उसी टाइम को कम करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो इंडेक्सिंग इसलिए इस्तेमाल की जाती है। अब बनती कैसे इंडेक्सिंग, उस पे आ जाते हैं। अब देखो ये एक चीज़ है, क्या होती है, सबसे पहले अगर ऊपर देखो कॉल स्कैन, यानी कि कलेक्शन स्कैन। ये कब होता है, ये जब होता है जब तुम्हारी इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं है। यानी अगर तुमसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि भाई MongoDB में कलेक्शन स्कैन क्या होता है, तो अब तुम बोलोगे कि भाई कलेक्शन स्कैन सिंपल वो स्कैन है कि जब सर्च कर रहा है, यानी कि बगैर इंडेक्सिंग के मैं अगर कंडीशन लगा के ऐसे सर्च कर रहा हूँ कि भाई ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, ये कलेक्शन स्कैनिंग हो रही है। यानी कि वो 20 को ढूंढेगा, तो वो क्या है, सिंपल कलेक्शन स्कैनिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस पे अप्लाई कर दिया जाए इंडेक्सिंग को, तो वो बन जाती है क्या, IX स्कैन, यानी कि इंडेक्स स्कैन। सही, यानी कि अब वो स्पीड के साथ टाइम बचाते हुए क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कलेक्शन स्कैन सिंपल है, यानी कि इंडेक्स अप्लाई नहीं हुआ हुआ, और इंडेक्स स्कैन हमारे पास क्या होता है, जब इंडेक्स अप्लाई किया जाता है और फील्ड्स पे अप्लाई किया जाता है इंडेक्स, ना कि पूरी कलेक्शन पे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो ये जो अंडरस्कोर ID है ये कुछ इम्पॉर्टेंट होती है, तो इस पर इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। हर दफ़ा बात की जाती है ना कि ID से फैच करो, ID यूनिक है, तो CNIC यूनिक होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी कॉन्टैक्ट यूनिक होता है। तो वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग में होती हैं, उसमें ID होती है हर डेटाबेस में, इंडेक्स का मेथड उस पर पहले से ही लगा हुआ होता है। यानी कि ID को देखोगे जब, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास वो पहले से ही अप्लाई हुआ हुआ इंडेक्स बना हुआ होगा और उसको फिर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो MongoDB का बिहेवियर ही ऐसा है। बात समझ में आ रही है। हाँ, दूसरी फील्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ज़रूरत है एज के हिसाब से, ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी बहुत हैं, टाइम लगता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एज पे इंडेक्स अप्लाई करूँगा। अगर मुझे लगता है जेंडर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मैं उससे फैच ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर मैं जेंडर पे अप्लाई करूँगा। तो ऑक्यूपेशन पे हो रहा है तो मैं उस पर करूँगा। तो यही सारी चीज़ें देख के, फील्ड्स को देखते हुए हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं। अब इंडेक्सिंग का पीछे बिहेवियर क्या होता है उसको देखो कि इंडेक्सिंग आसानी कैसे कर रहा है, मतलब टाइम बच रहा है ना, तो कैसे बच रहा है टाइम, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ट्री। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम बैलेंस ट्री। यानी कि हमारे पास एक बैकग्राउंड में क्या बन रहा होता है,
ये बन रहा होता है। यानी कि पीछे जो तुम्हें नज़र आ रही है डायग्राम, उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड ट्री। और क्या बैलेंस ट्री है? देखो, डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन ये है, यानी कि तुम्हारा सिंपल सिनेरियो ये है। अगर समझ लो कलेक्शन स्कैन ये है, यानी कि सिंपल कलेक्शन थी, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, सही, और यही इंफॉर्मेशन है, आगे डॉट डॉट का मतलब है। लेकिन इधर क्या हुआ है? इधर तुम्हारे पास जो कलेक्शन थी और उसमें तुमने टारगेटेड फील्ड क्या सिलेक्ट करी थी? लास्ट नेम। और आगे जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी कुछ है। इसका मतलब क्या है? अगर 1 है तो असेंडिंग ऑर्डर, और अगर -1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगला क्या बचा? कौन सा ऑर्डर बचा? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बैलेंस ट्री में हमारे पास जो आइटम रखा जाता है वो या तो असेंडिंग में होता है या फिर डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो फील्ड पे स्पेसिफाई करते हैं इंडेक्स बनाते वक्त कि भाई आया कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आया कि उसके अंदर रखी हुई चीज़ें असेंडिंग में सेट होनी चाहिए या डिसेंडिंग में होनी चाहिए। तो 1 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ लास्ट नेम में जो भी रखा हुआ था उसमें अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से असेंडिंग में रखा हुआ, यानी कि यहाँ बैले था ऊपर लेकिन यहाँ एसिवेडो है ऊपर, सही। और फिर उसके बाद ए वाले सीक्वेंस में आ रहे हैं, फिर बी वाले, और फिर अगर सी वाले होंगे डी वाले, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो बैकग्राउंड में अब समझ में आ रहा है कि भाई आसानी किस लिए हो रही है। वो फैच क्यों जल्दी करेगा? वो इसलिए करेगा कि भाई ऑर्डर में मेंटेन है। अगर उसको ए का देखना है तो ए को ढूंढना नहीं है अलग अलग, उसको ए की लिस्ट पहले ही मिलेगी, बी की लिस्ट पहले ही मिलेगी दूसरे नंबर पे, उसको बी के लिए बीच में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, फाइंड करना है तो ये देखो, ये लाइनें जो बनी हुई हैं ये क्या है? ये कहलाती हैं तुम्हारा पॉइंटर्स, सही है। तो ये कीवर्ड्स हैं कि भाई ये चीज़ याद रहनी चाहिए, पॉइंटर्स होते हैं। ये पॉइंटर्स किस लिए होते हैं? फॉर इंडिकेशन। किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये तो रख लिया, लेकिन असल क्या है? असल ये है कि भाई कलेक्शन को ढूंढना है ना, एसिवेडो है कहाँ, तो पॉइंटर्स बना के रखे हुए, यानी कि भाई अच्छा ये एसिवेडो है, ये कलेक्शन तुम्हारे पास आ रही है, ये कोस्टा है, ये नीचे मिलेगा। तो पॉइंटर्स जब बैलेंस ट्री में रखे हुए होंगे जब ही होगा। मैं ये इसको अलग करके क्या करूँगा? मुझे तो कलेक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से पॉइंटर के थ्रू होती है। तो देखो, एक फील्ड की बात हो रही थी, इसका मतलब है सिंगल फील्ड। अगर मैं क्या करूं, कंपाउंड लिखा हुआ था, कंपाउंड का मतलब है 1 से 2, तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखो क्या हुआ, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। इसका मतलब है दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाह रहा हूं। अब मुझे गेट करके बताओ कि दोनों असेंडिंग ऑर्डर में आ सकते हैं? अगर मैंने यहाँ लास्ट नेम में भी 1 दिया और मैंने फर्स्ट नेम में भी 1 दिया, सही। अब नीचे देखो बैलेंस ट्री में कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को देखते हुए बताओ। उसका रीज़न क्या है? गेट करो, क्या मसला होगा? आईडी की थोड़ी बात हो रही, मैं तो सिर्फ इन 2 फील्ड्स का पूछ रहा हूँ। आईडी है ही नहीं अभी, आईडी की कोई कॉन्सेप्ट, हम तो इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। इंडेक्सिंग में फील्ड्स लिखी हुई हैं, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ कौन सी चीज़ ऑर्डर में नज़र आ रही है? ऑर्डर में कौन सी फील्ड? लास्ट नेम पहले आ रही है और वही ऑर्डर में नज़र आ रही है, फर्स्ट नेम ऑर्डर में नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जब कंपाउंड इंडेक्सिंग होती है तो अगली फील्ड वैसे ही डिपेंडेंट होगी, सही है। अगली फील्ड, क्योंकि भाई तुम्हारे पास कलेक्शन एक ही है ना, तो जब लास्ट नेम को ऑर्डर कर दिया तो उसके साथ ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम खुद ही ऑर्डर होगा, खुद ही उसके साथ फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जब भी ये तुम्हें डेवन, जेम्स ये अलग ही नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वो पहले वाले को कर रहा है। तो हमेशा कंपाउंड इंडेक्सिंग में यही क्वेश्चन हो सकता है कि भाई दोनों चीज़ें ऑर्डर में आएंगी या एक ही आएगी। तो फर्स्ट फील्ड ऑर्डर में होती है, सेकंड ऑटोमेटिकली क्या करती है, उसको फॉलो करती है, क्योंकि कलेक्शन एक ही है, सिंगल कलेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 2 ही इंडेक्सिंग होती है, मतलब खुद बनाने वाली। वो जो टेक्स्ट इंडेक्स है वो अलग है, उसका सिनेरियो ही बिल्कुल अलग है, वो अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है।
सिंगल फील्ड इंडेक्स और कंपाउंड इंडेक्स, यही दो इंडेक्सिंग हमारे पास होती है कि हम ये दो बना सकते हैं। और इंडेक्सिंग को इमेजिन करने के लिए हम ये कुछ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेरी है, फाइंड तक तो हमें पता है, उसके बाद हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सॉर्ट। और सॉर्ट के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मेंशन करके दे रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, ये सिंगल फील्ड को मैं गेट करना चाह रहा हूँ या कंपाउंड क्या करना चाह रहा हूँ। सॉर्ट के अंदर मैं इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास कंपाउंड में कैसे होगा, सही। तो कंपाउंड में क्या होगा, अब तुम आउटपुट खुद ही बता सकते हो कि ये ऑर्डर किसका मेंटेन करेगा, ये एज का मेंटेन करेगा या जेंडर का करेगा, किसका करेगा, एज का करेगा, फर्स्ट फील्ड का। बस यही याद रखना कि पहली फील्ड ऑर्डर में आएगी, दूसरी खुद ब खुद उसको फॉलो करेगी, जाहिर है वो उसको जगह पे ही लेके जाएगा। तो ये क्या है, ये इमेजिनिंग है, ये इंडेक्सिंग नहीं है। ये इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे पास किस तरीके से तुम्हारा जो है इंडेक्स बनता है और कैसे तुम्हारे पास सारा काम होता है। और इंडेक्स बनाना है अगर, तो इंडेक्स बनाने का तरीका क्या होता है, इंडेक्स बनाने का तरीका इस फंक्शन के थ्रू होता है कि जिस फील्ड पे भी इंडेक्स लगाना है उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं क्रिएट इंडेक्स, एंड देन उसके बाद तुम्हारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो टारगेटेड फील्ड आती है और तुम क्या करते हो, दो ऑर्डर्स में दे सकते हो, या तो तुम्हारा -1 में होगा यानी कि डिसेंडिंग, या फिर तुम्हारे पास 1 के अंदर होगा, या फिर तुम्हारा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, सही। तो इसको कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी कलेक्शन होगी उसके अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर सीक्वेंस वैसे ही चल रहा होगा। तो यूज़ हम जिस पे काम कर रहे थे, यूज़ कॉलेज डेटाबेस, उसके बाद हमारे पास कलेक्शन है टीचर्स डॉट फाइंड, तो ये हमारे पास पूरी आ रही है कलेक्शन। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट, सही। अब यहाँ एज भी है, जेंडर भी है, सही। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास हम क्रिएट करें। तो अब सबसे पहली चीज़ कि मेरे पास पहले मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर db.teachers.create इंडेक्स। अब मैंने बोला कि भाई मैं किस पे करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंडेक्सिंग, फ़िलहाल अभी किस पे, एज पे, सही। एज पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एज कॉलन, और फिर मैंने बोला किस पे, असेंडिंग ऑर्डर में ये तुम्हारा इंडेक्स बन जाए। इस तरीके से किया तो नीचे देखो रिटर्न में क्या आएगा, अगर सही बनाए तो मेरे पास age_1 आएगा, सही। और मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास इंडेक्स बन चुका है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, गेट इंडेक्सेस, सही। और यहाँ पर इस तरीके से एंटर करूँगा, तो देखो एक चीज़ डिफ़ॉल्ट खुद ही आई है जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या चीज़, आईडी, यानी कि आईडी पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है इंडेक्स, आईडी में डिफ़ॉल्ट ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम किस पे होता है, आईडी पे होता है। हाँ, उसके बाद मैं अपनी प्रायोरिटी रखने के लिए कि भाई मुझे अब इसकी भी नीड है, तो मैं फिर इसको भी इस्तेमाल करूँगा, ऐसे मेरा काम होगा। तो यहाँ पर अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इंडेक्स क्रिएट करते हुए ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई असेंडिंग में भी रखा है और मैं डिसेंडिंग में भी क्रिएट कर दूँ, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास नाम आ जाएगा, सही। और यहाँ पर गेट इंडेक्सेस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ लिस्ट में इजाफा हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे पास ये होगा इंडेक्सिंग का काम, सही। अब यहाँ ये वाला काम हो गया कि भाई इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद एक और चीज़ पार्ट आता है कि हमारे पास हम चेक करें कि इसकी टाइप जो है इंडेक्सिंग हो चुकी है या नहीं हुई है। तो ये देखो, ये बैलेंस ट्री के बारे में, सही, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये तो मैं ऊपर मैं डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ कि बी ट्री क्या होता है, और ये भी बता चुका हूँ कि क्या क्या स्टोर करता है, पॉइंटर्स होते हैं, सही। तो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई। हाँ, ट्रेड ऑफ क्या है, नुकसान ये है कि स्टोरेज स्पेस होगा। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीज़ें, राइट परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे पास राइट करने की परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर सी बात है हमारे डेटाबेस में इजाफा हो रहा है, स्टोरेज बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास नुकसान होगा कि इंडेक्सिंग। इसलिए क्या है, इसलिए इसका ख्याल रखना है नॉट अप्लाई सिचुएशंस, कि कहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। कलेक्शन जब छोटी है
तब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सही। और कलेक्शन फ्रिक्वेंटली अपडेटेड है, यानी कि ऐसा डेटाबेस है जिसमें कलेक्शन का कुछ नहीं पता कि आज कितनी फील्ड्स हैं, कल कितनी हो जाएंगी, तो उस पर भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेरीज अगर कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि मल्टीपल फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है फील्ड्स में, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो वहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब कलेक्शन जो है वो लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वहाँ पर हमारे पास जब बड़ी है तो वहाँ एक पार्ट है कि भाई मेक लेस इंडेसेस, यानी कि इंडेक्सेस की जमा होती है इंडेसेस, तो उसमें क्या करना है, कलेक्शन जब बड़ी है तो वहाँ कम इंडेक्सेस बनाने, कम इंडेसेस बनाने हैं। और उसका रीज़न क्या है कि भाई हमारे पास कुछ होने चाहिए जिसमें हमें पता है कि हमारे पास इस पे ही एक्सट्रैक्शन होगी। सही। तो ये सब सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और अगर हमें देखो चेक करना है कि किस तरीके से हमारा स्टैट्स क्या चल रहा है, तो देखो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर तो मैंने सिर्फ अप्लाई किया है, क्रिएट इंडेक्स किया है। मैं अभी यहाँ पर अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा है कि नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी, कवर्ड क्वेरी, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हम स्टैट कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए देखो आगे एक फंक्शन होता है कि मैं बैकग्राउंड देखना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स, और क्या करके देख रहे हो, कंडीशन मेंशन करके देख रहे हो कि भाई एज ग्रेटर देन 20, भाई इसको ढूंढो, एज ग्रेटर देन 20 ढूंढो और मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। और उसके साथ मुझे रिजल्ट नहीं नज़र आएगा, मुझे क्या नज़र आएगा, कुछ और हिस्ट्री, यानी कि हुआ क्या है। सही। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हमारे पास कि भाई एग्जीक्यूशन स्टैट्स में हमारे पास कैसे होता है। तो मैं फाइंड वाले पे आता हूँ, और फाइंड में हम यहाँ पर करते हैं कि भाई एज कॉलन, और उसके बाद हमने $GT ग्रेटर देन 20 एज के यहाँ पर निकालो। और उसके आगे क्या करूँ, मैं यहाँ पर करूँ एक्सप्लेन, और इसके अंदर मैं एग्जीक्यूशन स्टैट्स। सही। इसको किया मैंने, एंटर किया, तो देखो स्टैट्स आएंगी पूरी। सही। स्टैट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आ जाओ टॉप पे, एक तो ये स्टेज दिखा रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेजेस में क्या आ रहा है, फैच, फैच ही कर रहे हो। सही। और उसके बाद तुम्हारे पास जो तुम्हारा मेन मोटिव है कि असल में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्टेज IX स्कैन, इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है। सही। इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है, तो ये प्रूव है कि एज से अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है जो भी, वो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स स्कैनिंग ही आ रहा है, इंडेक्स स्कैनिंग के बगैर नहीं होगा। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये क्या होता है, ये स्टैट्स चेक करने का तरीका है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स दिखा रहा है, और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी सारी चीज़ें दिखा रहा है। देखो अब क्या दिखा रहा है, एक चीज़ देखो, ये पॉइंट, टोटल कीज एग्जामिन्ड कितनी हुई है, 5, टोटल डॉक्स एग्जामिन्ड 5, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ रिटर्न कितना है, नंबर ऑफ रिटर्न है 5। अब वो कैसे पता चलेगा, वो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई इस एग्जीक्यूशन स्टैट्स को हटाकर फाइंड किया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, 5 ही आ रही हैं, ज़्यादा। तो 20 से अबव वाली उसने क्या किया, नंबर ऑफ रिटर्न ये दिखाई। सही। और अगर मैं क्या करूं, अगर एक काम ये करें कि भाई हमने जो इंडेक्सेस बनाए उसको हटा के देखते हैं उस पर क्या हमारे पास आ रहा है आउटपुट, तो उससे डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हें कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ड्रॉप इंडेक्स करूँगा जो भी कलेक्शन के अंदर है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई मेरे इंडेक्स का नाम क्या था। तो पहला ये था एक age_1, इसको मैंने क्या किया, एंटर किया, रिमूव हो गया। दूसरा क्या था, age_-1, दोनों हटा रहा हूँ। सही। तो इसको भी मैंने क्या किया, रिमूव किया, दोनों इंडेक्सेस ख़त्म हो गए, सिर्फ एक आईडी पे इंडेक्स है, क्योंकि अभी मैं सर्च किससे कर रहा हूँ, मैं इसी से कर रहा हूँ, एज को ही टारगेट किया हुआ है। और एग्जीक्यूशन स्टैट्स दोबारा दिखाऊँ, तो दोबारा इस एग्जीक्यूशन स्टैट्स को देखा तो यहाँ पर देखो चेंज हो गया, क्या चेंज हुई, स्टेज चेंज हो गई। इंडेक्स स्कैनिंग थी,
पहले इंडेक्स अप्लाई हुआ था, अब क्या स्टेज आई, कलेक्शन स्कैन। सही, कलेक्शन स्कैन आई। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो क्या हुआ, यहाँ कीज एग्जामिन पे देखो क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास 0 आ रहा है। सही, इसका मतलब है अब की कोई तुम्हारे पास उसको मिली ही नहीं, यानी कि बैलेंस ट्री उसके पास मौजूद ही नहीं था। कौन सी कीज की बात हो रही है, अगर डायग्राम में दोबारा आओ, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, ये कीज हैं, यानी कि जितनी कलेक्शंस होंगी उतनी कीज होंगी। सही, जितनी फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा उतनी ही तुम्हारे पास कीज होंगी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये वाली चीज़ आउटपुट है कि भाई डॉक्स एग्जामिन इतनी हुई है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अब कीज़ मौजूद नहीं है। और इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा पैटर्न चल रहा है कि भाई तुम्हारे पास इंडेक्सिंग ऐसे होती है। तो बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास इंडेक्सिंग क्यों अप्लाई की जाती है। इंडेक्सिंग को अप्लाई करने का मकसद यही होता है कि क्वेरी एग्जीक्यूशन क्या कर सकें, लार्ज कलेक्शन में फास्ट कर सकें। सही, इसको इम्प्लीमेंट करो। जो जो क्वेरीज थी, इंडेक्सेस बनाए थे, अब तुम्हारे पास जेंडर का भी है तो जेंडर में भी चेक कर सकते हो, और तुम वहाँ पर उसमें एज में भी कर सकते हो, और दूसरे भी कॉलम पे जिस पे भी फील्ड पे करना है उसमें इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। इसको इम्प्लीमेंट करो।